नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे सावधान बढ़ रहा कोरोना। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2023 में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बता दें कि देश में बीते 24 घंटों में 3,824 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 18,389 हो गई है। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा मामलों के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना मामलों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है। देश में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 0.04% है, जबकि रिकवरी दर में 98.77% है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, केरल और राजस्थान में 4 मरीजों की मौत हो गई। इस बीच तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने अस्पतालों में फेस मास्क अनिवार्य कर दिया है। केंद्र ने अपनी हालिया एडवाइजरी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा है। जारी एक एडवाइजरी के अनुसार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स और सरकारी व निजी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। सरकार ने कहा है कि राज्य में सभी नेगेटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। भारत में कोविड-19 के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कोविड मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। और आपको बता दें कि संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लोगों में इस तरीके के संक्रमण, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, उसके वायरस मिल रहे हैं, साथ ही साथ वायरल फीवर तेजी से फैल रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा जो जुड़ चुके हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अलर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी एक बार फिर से आपका के न्यूज़ में। और आपसे जानना चाहूँगी मैं, इससे पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं इन्फ्लुएंजा को लेकर, लेकिन आज हम तमाम वायरसेस के बारे में बातचीत करना चाहते हैं जो इस वक्त इस मौसम में देखने को मिल रहे हैं। एक और कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, इन्फ्लुएंजा का अलग असर देखने को मिल रहा है, वायरल फीवर भी लोगों को हो रहा है। तो ऐसे में अलग अलग अगर हम वायरसेस की बात करें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है जो देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर लोगों में पाया जा रहा है? जी देखिए यशी जी, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मौसम जब चेंज होता है तो अक्सर जितने भी वायरसेस होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं मौसम के बदलाव में और उनका मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है। अगर आप इस समय की बात करें तो इस समय हमारे जो वातावरण में है वो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये जो वायरसेस हैं ये अक्सर नजला, जुकाम, खांसी और उसके बाद अगर प्रतिरोधक क्षमता कम है तो सीरियस रूप में आप कहें तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या निमोनिया कॉज कर सकते हैं। कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसमें अभी चिंता की बात बस यही है कि कोरोना की अभी तक एग्जैक्ट दवा नहीं मिली है। तो कोरोना अभी गया भी नहीं है और जाएगा भी नहीं, तो इसको लेके थोड़ी सी सावधानी बरतने में हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए विकास जी, सबसे पहले हम कोरोना को लेकर ही बात कर लेते हैं। कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से मिल रहे हैं, वैक्सीन सभी ने लगवा रखी है, लेकिन फिर भी अब जो कोरोना का वायरस आ रहा है वो किस तरीके से और वो किस तरीके से म्यूटेट होकर अब लोगों में है और क्या इसके सिम्टम्स हैं, मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी। क्योंकि वायरल फीवर, इन्फ्लुएंजा और कोरोना, मुझे लगता है लगभग लगभग इनके सिम्टम्स लगभग सेम है। जी जी,
देखिए यशी जी, वैक्सीनेशन हमेशा प्रोटेक्शन देता है। वैक्सीनेशन ये कभी नहीं इंश्योर करता कि आपको संक्रमण नहीं होगा। वायरस आपके शरीर में आएगा, लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनेंगी जो उस वायरस को समाप्त करेंगी। तो आपको संक्रमण तो होगा, लेकिन आप सीरियस नहीं होंगे। तो वैक्सीनेशन का डायरेक्टली ये नहीं है कि वैक्सीन लगा ली तो संक्रमण नहीं होगा। वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिलेगा कि आप सीरियसनेस की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन जिन लोगों ने तीसरा डोज, जो कि बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज कहा जाता है, उसमें हमारी सरकार ने काफी प्रयास भी किया था। लेकिन जिस प्रकार से हमारा फर्स्ट और सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन स्टेटस 90% से ऊपर गया था, उतना लोगों ने इंटरेस्ट इसको लेकर नहीं लिया, शायद ये सोच के कि कोरोना हमारे बीच से जा चुका है। और उन्होंने थोड़ा सा एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार व्यक्त किया है, जिसकी वजह से लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं और वो संक्रमण के बाद दूसरे लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। इस तरीके से चेन बढ़ रही है, जो हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि 28% से ज्यादा परसेंटेज ऑफ कोरोना केसेस बढ़े हैं। ठीक है विकास जी, देखिए अब भी आपने जैसे कि बताया कि लोग लापरवाह हो गए हैं, और ये बात तो हम जानते ही हैं कि लोगों की लापरवाही किस कदर है। और क्योंकि आप जब किसी चीज़ से जूझ रहे होते हैं उस वक्त आप ज़्यादा सीरियस होते हैं, लेकिन एक बार ही आप ठीक हो जाते हैं तो आपको लगता है कि चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये जितने भी वायरसेस हैं ये सेम हैं, और जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है, सुबह गर्मी होना, शाम को बारिश हो जाना या ओले गिर जाना, इसकी वजह से अब लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो इसे हम कैसे देखें? और हम कई बार पूछ चुके हैं कि लोग नहीं जाते हैं सीरियसली डॉक्टर के पास। ज़ुकाम हुआ तो डोलो खा लिया, ज़ुकाम हुआ तो अलग कुछ सिरप पी लिए, तो इतना ज़्यादा लोग अभी भी जागरूक नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जी, यशी जी, पहली बात आप ये ध्यान में रखिए, जैसा कि आप बता रही हैं कि वायरसेस कोरोना और इन्फ्लुएंजा में मेन अंतर इन दोनों वायरसेस में ये है, अगर आप वायरोलॉजिस्ट या के हिसाब से पूछे स्ट्रक्चर के, दोनों आरएनए वायरसेस हैं, लेकिन एक सेगमेंटेड वायरस है, एक नॉन सेगमेंटेड वायरस है। जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस को पहचानने का तरीका क्या होता है? आरटीपीसीआर से हमें ये पता लगता है शरीर में वायरस है कि नहीं है। उसके आगे की प्रक्रिया जो सरकार जिस पे जोर देती है टेस्टिंग में, जीनोम सीक्वेंसिंग पे। तो जीनोम सीक्वेंसिंग, जो भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनकी हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग भी करा रहे हैं। तो अभी तक भारत में प्रेवलेंट वही ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF5 या BF7 वेरिएंट है, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, और उसमें संक्रामकता तो ज्यादा होती है, लेकिन वो विजिलेंस पावर इतनी नहीं होती कि वो लोगों को सीरियस नहीं करता है। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, अन्य लोग जिनको अलग तरह की कोमॉर्बिडिटीज बीमारियां हैं, इनके साथ साथ जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, पुराना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या तो टीबी या COPD है, कैंसर के पेशेंट हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, HIV पॉजिटिव पेशेंट है, इनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो संक्रमण होने के बाद इनमें ज्यादा संभावना होती है कि ये सीरियस होंगे, और यही सीरियस मरीज जो होते हैं उनमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंजा और इसकी बात करें तो जो कोरोना का बुखार है वो ज्यादा से ज्यादा 101 डिग्री तक जाता है, लेकिन जो इन्फ्लुएंजा का है वो जनरलाइज माइल्डिया लेके आता है, और बुखार कभी कभी 103 या उससे ज्यादा जाता है। कोविड के कुछ पेशेंट्स में सूंघने की शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है, टेस्ट पहचान नहीं पाते, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है। बाकी मोटे तौर पे आप देखें तो वही सिम्टम रहेंगे, नजला, जुकाम, खांसी, बुखार। उसी तरह के सिम्टम्स आपके कोरोना में भी आते हैं, इन्फ्लुएंजा में भी आते हैं, और रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस के इन्फेक्शन में भी आते हैं। लेकिन उसको पहचानने का तरीका खाली RT-PCR विधि के द्वारा हम ये पता लगा पाते हैं कि ये कौन सा वायरस है। जो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके लिए हमें एग्जैक्ट ट्रीटमेंट पता है कि ओसेल्टामिविर टैबलेट आती है, उसको हमें 75 मिलीग्राम सुबह शाम 5 दिन के लिए मरीज को दिया जाता है,
जो कि वायरस पे एक्ट करती है और वायरस शरीर से निकल जाता है और वायरस को समाप्त कर देता है। कोविड एक सेल्फ लिमिटिंग है। कोविड के लिए अभी एग्जैक्ट एंटीवायरल नहीं बनी है। जितने भी ट्रीटमेंट है अभी तक प्रयोग किए जा रहे हैं वो बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स रहे हैं, तो उसमें अभी थोड़ा सा और शोध करने की बात है। ज्यादा चिंता की बात नहीं है, सावधान होने की ज्यादा जरूरत है लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी काफी हद तक डेवलप हो गई है। जिन लोगों ने प्रिकॉशन डोज नहीं लिया है वो अपना प्रिकॉशन डोज लें और एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें, और कृपया करके किसी झोला छाप या ओवर द काउंटर जो आपका मेडिकल स्टोर्स है वहां से दवा ना लेके किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाएं। उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो पहचान सके कि ये वायरल डिजीज है, इसमें एंटीबायोटिक नहीं देनी है। अगर दर्द या बुखार हो रहा है तो पैरासिटामोल देना है और अन्य तरह की पेन किलर्स नहीं देनी जो कि लोगों को और सीरियस और ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ा देगी। ये विकास जी आपने उसके और बहुत साइड सारी इफेक्ट्स होते हैं। महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। मैं इस पर आगे वापस आपके पास आऊंगी। हमारे साथ डॉक्टर गौतम सिंह भी जुड़ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष IIMA से। गौतम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं जिनका नाम गौतम है, कानपुर से। गौतम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। गौतम शर्मा जी प्रश्न पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया है। गौतम जी, जैसे कि हम यहाँ पर अभी बात कर रहे थे विकास जी से कि तमाम वायरसेस जो है वो अब हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो कोरोना का खतरा हो, वायरल फीवर बहुत तेजी से हो रहा है, साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा जो है वो काफ़ी इसके मरीज देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ वायरल फीवर की, क्योंकि वायरल फीवर जो है वो आम तौर पर और बहुत जल्दी लोगों में देखने को मिलता है। तो इसको लेकर हम कैसे इससे बच सकते हैं, साथ ही साथ हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि ये वायरल फीवर है या फिर अलग वायरसेस है? देखिए, बहुत ही ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे को जो है वो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो दोनों वायरसेस हैं या ये कोरोना का जो वायरस है इसको हम नॉर्मल तरीके से नहीं ले सकते और हम ये नहीं सोच सकते कि कोरोना का वायरस है तो चलो कोई बात नहीं, अगर एक बार हो गया है, 2 बार हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोरोना का वायरस जो है उसका बिहेवियर एक्ट करने का जो है वो बहुत ही ज्यादा अलग है और इसीलिए जो है वो ये इतना चिंता का विषय बना था। इसीलिए दुनिया में जो है इसकी इतनी जो है वो त्राही त्राही इसने मचाई थी। इसका एक्ट करने का जो तरीका है वो जैसे हमारे रेस्पिरेटरी के एस रिसेप्टर्स है उसके ऊपर जो है ये अटैच हो जाता है। जैसे कि हमने ये देखा कि जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, जो अपर कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो हमारे मायोसाइट्स पे या हमारे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के ऊपर जो है वो अटैच करते हैं और उनके बाद क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि या तो मांसपेशियों में दर्द ज्यादा होता है या किसी में जो है वो लूज मोशन ज्यादा होता है, साथ साथ जिनके उनके वायरल सिम्टम्स होते हैं। बट कोविड के अंदर हमने देखा कि ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो जाती है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट जमने की भी जो है वो या ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लीडिंग होने की जो है संभावना वो भी बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ जो है वो हमने पोस्ट कोविड कुछ ऑटोप्सीज में ये पाया कि जो कोविड का इन्फेक्शन जिन लोगों को हो गया है उनके हार्ट की जो मसल्स हैं उनके अंदर जो है जो हीलिंग हुई है कोविड के बाद वाले इन्फेक्शन की, वो हीलिंग बाय द वे ऑफ फाइब्रोसिस हुई है। और क्योंकि हीलिंग बाय द वे ऑफ फाइब्रोसिस हुई है इसलिए उन लोगों के अंदर जो है वो अरिथमियास जो है वो बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। जो आजकल हम ये देखते हैं कि यंग लोग सडनली जिम के अंदर ड्रॉप डेड हो गए, या कोई एक्टर है या कोई सोशल मीडिया पे बड़ा आजकल चलता है कि जी रात को सोने गए थे, सुबह जो है वो देखा कि सडनली वो डेड पाए गए। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस जो सामने आ रहे हैं, तो इसका जो है वो स्पेकुलेशन यही है क्योंकि इनको कोविड हुआ था इन द पास्ट और जो इनके मसल्स हैं, मसल्स के अंदर जो है जो हार्ट के मसल्स हैं उसके अंदर हीलिंग बाय द मीन ऑफ फाइब्रोसिस हुआ है, इसलिए चांसेस ऑफ अरिथमियाज इनके अंदर बढ़ गए हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है नहीं कि हम ये सोचेंगे कि चलो जैसे कि बाकी के वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसी तरह से ये भी हो गया, अगर हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, इससे हम जो है वो डील कर लेंगे और कोई बात नहीं होने दो। तो आज की डेट में हमें ये समझना है कि प्रिकॉशन इज द बेस्ट मेडिसिन, प्रिकॉशन इज द बेस्ट क्योर। हमारे को जो है वो प्रिकॉशन पे ही जो है वो चीज को रोकना है। और जिस तरह से हमारे देश में लोगों की याददाश्त कम होती है और वो भूल जाते हैं कि कितनी ज्यादा जो है वो तकलीफ हमारे देश ने भुगती है इस वायरस को लेके। और आज की डेट में लोग बाहर निकलते हैं बिना मास्क लिए, आज की डेट में लोग बाहर निकलते हैं बिना हैंड सैनिटाइज करे, जो है वो नहीं रहते।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये अब हमारे को दोबारा से एक स्टेप जो है वो दोबारा से लोगों में जाना पड़ेगा और उनको जागरूक करना पड़ेगा कि जिस तरह से आपने पहले जो है वो इसके प्रिकॉशंस लिए थे, इसी तरह से आपको प्रिकॉशंस आगे भी लेने पड़ेंगे। और ये हो सकता है कि ये सीजनल हो सकता है कि ये इसका वैक्सीन एंड वीनिंग टाइप का जो है एक पैटर्न हो जो अब कम हो जाएगा, और फिर हम ये देखेंगे कि अगले साल मार्च में अप्रैल में इसके केसेस बढ़ने लगेंगे। तो जब भी इसके केसेस बढ़ने लगेंगे हमें प्रिकॉशंस का अपना जो है वो थ्रेशोल्ड लो करके और प्रिकॉशंस बढ़ा देने चाहिए, जिससे कि हम प्रोटेक्टेड रहेंगे और मैक्सिमम लोगों को जो है वो इस चीज का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कर जी भी जुड़ चुके हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनसे भी आगे बातचीत करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संक्रमण की, जो अलग अलग संक्रमण इस वक्त फैल रहे हैं। मौसम के बदलाव की वजह से भी कोरोना एक बार फिर से वापस लौट आया है। हालांकि कोरोना जो है वो अब जाएगा नहीं, हमें मानना होगा कि कोरोना हमारे साथ ही रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें प्रिकॉशंस जरूर ध्यान में रखने होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं आज हम अलग अलग संक्रमण को लेकर। जिस तरीके से मौसम में चेंजेस हो रहे हैं, बरसात हो रही है, ओले गिर रहे हैं और दूसरी तरफ अचानक से धूप निकल आती है, इसकी वजह से तमाम बीमारियां हो रही हैं। ऐसे में कोरोना की भी वापसी हो चुकी है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है। हमें किस तरीके से बचाव करना है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और राजीव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों में भी अब संक्रमण जो है, दर जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ऐसे में बच्चों को हम कैसे बचा कर रखें, बच्चों को किसी तरीके का कोई संक्रमण ना हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बच्चों में हर तरह कुछ ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। सबसे पहले तो किसी को इन्फेक्शन है तो ये जरूरी है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखें। कोई आदमी अगर खांस रहा है, उसको इन्फेक्शन है, तो उसको आइसोलेट करते, जैसा कि पहले हम लोगों ने करा है। मास्क का उपयोग घर में करें। अगर बच्चा स्कूल जाने वाला है तो स्कूल में इन्फेक्शन है तो प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड डिस्टेंस का एक प्रिकॉशन, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कहा है कि प्रिकॉशन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। और होने से इन्फेक्शन होने के बाद में फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। अमूमन बच्चों में इन्फेक्शन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है क्योंकि वो रिसेप्टर्स उतने ज्यादा नहीं होते हैं। अगर बच्चा फीडिंग पर है तो ये जरूरी है कि मदर फीडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर मदर को है, कोविड है और बच्चा बहुत छोटा है और फीडिंग पर है, तो ये जरूरी है कि मास्क पहन के या मुंह को कवर करके ही फीडिंग करवाएं। फीडिंग पे स्टॉप नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें तो इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगी राजीव जी आपके पास। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीएमई हैं। वीएन त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं अलग अलग वायरसेस को लेकर जो इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस हो या कोरोना वायरस हो या फिर अलग वायरल फीवर्स जो चल रहे हैं। ऐसे में हमें प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए मैं चाहूँगी कि ज़रा आप दर्शकों को बताएं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है कि हमने आपके इस माध्यम से कई बार बताया, फिर याद दिला दूं। हमारी प्रवृत्ति है, हमारी जनता की प्रवृत्ति है कि जैसे ही कोई थोड़ा सा कमी आती कोविड में या खत्म होने को होता है तो फिर हम लोग बिल्कुल वो हो जाते हैं, क्या कहें जिसे फिर केयरलेस से कि साहब। तो फिर वही चीज कोविड अप्रूव बिहेवियर, कोविड अनुरूप व्यवहार वही है कि मास्क का प्रयोग करें। ये देखिए, मैं जहां बैठता हूं अपना मास्क संग रखता हूं, आपसे बात कर रहा हूं फिर पहनूंगा। हाथ धोते रहे, भीड़ भाड़ में न जाएं और अलर्ट रहें, सावधान रहें। और जैसे ही कोई तेज बुखार के साथ गले में दर्द, जुकाम, मांसपेशियों में दर्द, तो उसकी जांच कराएं, उसको आइसोलेट कर दें और अपने डॉक्टर और जांच की रिपोर्ट के अनुसार अपना इलाज करें। खुद डॉक्टर ना बने, ना मेडिकल स्टोर से खरीद के कोई दवा खाएं, ना दवाएं जमा करें अपने घर में। अक्सर पिछली बार देखा था सेकंड लहर में कि लोग बात जमा करते थे, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है तो कृपा करके वो न करें। खासकर जो छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं हैं या जिनको और साथ में कोई बीमारी है, जैसे कि हार्ट की बीमारी है, एस्थमा है, सीओपीडी है, या 65 साल से ऊपर के हमारे वरिष्ठ लोग हैं, इनको और सावधान रहना है और इनको अलर्ट रहना है। जांच करानी है। सरकारी अस्पतालों में जांच की फ्री सुविधा उपलब्ध है पूरे प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, और वो कराएं। और जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो रही है और हर तरह की जांच जो भी जरूरी है वो हो रही है।
घबराएं नहीं, पैनिक ना करें और अपने डॉक्टर के हिसाब से सलाह लें और उसके अनुसार इलाज करें। जी बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास। और हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं अलग अलग वायरस को लेकर भी, और जैसे कि अभी बच्चों को लेकर भी बात हुई, और यहाँ पर हमने बुजुर्गों की भी हमने बात की। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक ये भी जानना चाहूँगी विकास जी, मैं आपका रुख करूँगी। मैं देखती हूँ कि जब लोगों को बुखार होता है तो लोग डोलो खा लेते हैं या फिर कॉमीफ्लेम ले लेते हैं, तो ये कितना सही है और कितना गलत है, मैं पहले तो ये समझना चाहूँगी। जी देखिए, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार एक सिम्टम है। ये हमें बताता है कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, और जितनी भी दवाइयां हैं जो कि बुखार को कम करती हैं, दर्द कम करती है, उसमें सबसे सेफेस्ट अगर कोई है तो वो है एसिटामिनोफेन या पैरासिटामोल। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप पैरासिटामोल का सेवन कर रहे हैं तो वो डोज डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी एक्स्ट्रा डोज ना ली जाए। कोई भी दवाई अगर आप सेफ डोज से ज्यादा लेते हैं तो वो टॉक्सिक हो जाती है, शरीर के लिए जहर हो जाती है, वो आपके लिवर और किडनी को डैमेज करेगी। और अगर आप दवाई उस डोज से कम लेंगे तो वो दवा असर नहीं करेगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आप कोई भी चीज का सेवन कर रहे हैं, बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एलोपैथी डॉक्टर को दिखाएं, ओवर द काउंटर दवाई ना लें। और खास करके जो गांव देहात या छोटे कस्बों में झोला छाप डॉक्टर होते हैं जो अलग अलग तरह की पुड़िया बना के देते हैं, वो उससे बिल्कुल बचाव करें। आपको अगर बदन दर्द, बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी सीजन में हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज रुक रही हैं उससे, तो आप तुरंत किसी डॉक्टर को संपर्क करें, वो आपकी जांच कराएगा। उसमें इतनी क्षमता होती है, 10 से 12 साल पढ़ाई करने के बाद वो इस काबिल बनता है कि वो आपको एक सही दवा दे सके जिससे आपका उपचार सही हो। तो कृपया करके ओवर द काउंटर दवाई ना लें, झोला छाप डॉक्टर से ना लें और मेडिकल स्टोर से ना लें, तुरंत किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाएं। बिल्कुल गौतम जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। यहाँ पर हम बात कर रहे थे इन्फ्लुएंजा के भी मरीज अब सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो इन्फ्लुएंजा के क्या कुछ सिम्टम्स हैं और कैसे हम खुद को इन्फ्लुएंजा से बचा सकते हैं, या किस तरीके से हम उसको आगे जाके अपना इलाज करवा सकते हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया, सेम सिम्टम्स है लगभग, लोग इतना नहीं जागरूक हैं, नहीं जाते डॉक्टर के पास। और अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि वो घर पे ही कुछ कोई भी दवाई खा ली या मेडिकल स्टोर से दवाई ले आए, तो ये कितना नुकसानदायक भी है, ये भी मैं चाहूँगी कि ज़रा आप दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीनेशन बहुत टाइम से अवेलेबल है, और स्पेशली रेकमेंडेड है WHO से उन लोगों के लिए जैसे जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या जिनको और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, कि उनको साल में एक बार इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन लेना चाहिए। तो ये दो चीज हो गई कि इन्फ्लुएंजा से प्रिवेंशन के लिए। मगर हम देखें तो सिम्टम्स बिल्कुल उसी तरह के होते हैं जिस तरह के कोई भी अपर रेस्पिरेटरी वायरल के जो है वो सिम्टम्स होते हैं, जिसके अंदर जो है वो, जिसको नजला बोला जाता है, जुकाम का आना, आवाज भारी हो जाना, मुंह में थोड़ी सी बलगम सा रहना, आंखों में जो है जलन सी रहना, इचीनेस, नाक में या थ्रोट में, अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट के अंदर जो है खुजली सा या इचीनेस रहना। कभी कभी जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि स्वाद में और आपको स्मेल के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन दिख जाए, या कान के अंदर जो है वो खुजली होने लग जाए। इसके साथ साथ जो है आपको और सिम्टम्स होने लगेंगे, जैसे कि थोड़ा बहुत लूज मोशन भी हो सकता है, या बैक एक की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी में एकदम कमजोरी सी लगना, थकान सी लगना, वीकनेस सी लगना, मांसपेशियों में दर्द रहना। तो इस तरह के सिम्टम जो है हम देखें कि ये हमारे को वायरल इन्फेक्शन में और इन्फ्लुएंजा में इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। वायरल इन्फेक्शंस और इन्फ्लुएंजा जो है वो सेम है या अलग अलग है? हाँ, तो इन्फ्लुएंजा भी एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। तो ये इन्फ्लुएंजा के अंदर जो है इस तरह के सिम्टम्स हमारे को जो कॉमन टू वायरल इन्फेक्शंस हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि कोविड भी जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, तो उसके अंदर भी हमारे को इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं, मगर हमारे को ग्रेडिंग एंड वेरिएशन उनकी अलग अलग मिलती हैं। जैसे कोविड के अंदर हम ये देखते हैं कि सांस लेने में दिक्कत ज्यादा होने लगती है, खांसी उसमें बहुत ज्यादा आती है, एक्सट्रीमली ज्यादा आती है। मगर इन्फ्लुएंजा के अंदर हम देखेंगे कि जुकाम की इरिटेशन ज्यादा है, आंख में पानी आना ज्यादा है, उसमें बैकएक थोड़ी सी ज्यादा है। अब कोविड के अंदर हम देखेंगे कि लूज मोशन की चीजें हमने देखा कि ज्यादा आती हैं।
कि उनको कई बार ऐसा होता है स्टार्टिंग में लूज मोशन हो जाता है, या टेस्ट एंड स्मेल जो है उसमें ज्यादा लॉस हो जाता है, इतना लॉस हो जाता है कि बिल्कुल ही स्वाद आना बंद हो जाता है, स्मेल आनी बंद हो जाती है। तो ये इनकी ग्रेडिंग और वेरिएशन होते हैं इनके अलग अलग वायरल इन्फेक्शन के अंदर। ठीक तो है। इसी तरह से अगर गौतम जी, मैं वापस आऊंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। गौतम जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। मैं आपको ये बता रहा था कि जो इन्फ्लुएंजा है उसके जी। अंदर हम ये देखते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी के सिम्टम्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, और अपर रेस्पिरेटरी के सिम्टम्स के साथ साथ जो है अगर हम इन्फ्लुएंजा से बचना चाहते हैं तो ये हम देखते हैं ज्यादातर जो है वो क्लोज कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो है वो फैल जाता है। जैसे ही थोड़ा सा वेदर चेंज होता है तुरंत जो है वो इन्फ्लुएंजा का वायरस जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे समय के अंदर जो है प्रिकॉशन जो है वो अपने हैंड को सैनिटाइज करना, और जो है वो अपने अपर रेस्पिरेटरी को जो है वो हाथ से टच नहीं करना, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा मेंटेन करके रखना, तो प्रिकॉशंस तो यही वाले रहेंगे। और इन्फ्लुएंजा का जब बीमारी हो जाती है तो जैसे आपने बोला कि उसके अंदर जो है वो आप टेम्परेचर उतारने के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं वो आपको लेना चाहिए जिससे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर लो रहे। साथ में अपनी हाइड्रेशन आपको बढ़ा के रखनी चाहिए जिसमें लिक्विड चीजें आप ज्यादा लें। तो आप जो है वो जूसेस हैं, आप ड्रिंक्स हैं, पानी है, या इस तरह की चीजें आप जो है वो ज्यादा ले सकते हैं। और आपको ये देखना चाहिए कि खाना अपना उस समय पे लाइट रखें, मिर्च मसाले तेल चिकनाई ना लें, क्योंकि अगर जो है उसके साथ साथ गैस्ट्राइटिस डेवलप हो जाती है तो काफी ज्यादा जो है वो लोगों को देख। तो अपनी हाइड्रेशन अच्छे रखें, आपको बॉडी को रेस्ट दे, आप जो है वो विटामिन से भरी हुई न्यूट्रिशन चीजें जैसे फ्रूट्स हैं तो उनका सेवन ज्यादा कर सकते हैं जिससे कि अंदर जिसकी वजह से आपको माइल्जिया और थकान जो चीजें हैं वो कम होंगी जैसे ही आपका वायरस जो है वो इन्फेक्शन सही होने लगेगा। और नॉर्मली हम देखते हैं कि 3 से 5 दिन का जो है साइकिल रहता है, जिससे 3 से 5 दिन के अंदर हम देखते हैं कि लोग काफी हद तक जो है वो इसमें रिकवर करने लगते हैं। तो इस हिसाब से हम जो है वो इन्फ्लुएंजा को देख सकते हैं। ठीक है। राजीव जी, आपको शुरू करना चाहूंगी मैं, अपने चेस्ट को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए क्या करना चाहिए हमें? रिपीट क्वेश्चन, आई एम सॉरी। राजीव जी, अपने चेस्ट को हम कैसे सही रख सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? बहुत सही चीज आपने पूछी है कि हम अपने चेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि एक ही ऑर्गन है बॉडी का जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कम्युनिकेट करता है, बाकी स्ट्रक्चर बॉडी से नहीं कम्युनिकेट करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हर बार जितनी बार हम एक बार सांस लेते हैं तो ये मान के चलिए उसका जो क्षेत्रफल है, जो उसका एरिया है, वो ऑलमोस्ट एक टेनिस कोर्ट के बराबर एरिया पे हम सांस लेते हैं। तो यानी जितनी बार हम सांस लेते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, पैलुटेंट्स है, उनको सांस के द्वारा हम अंदर लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि कोविड या किसी भी इंफेक्शन को चेस्ट को बचा सकती है वो आपका प्रोटेक्शन है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा है। अब बात होती है कि कैसे हम अपने लंग को मजबूत कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है कि पॉल्यूशन जहां पर है, जहां पे हमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, नाक और मुंह को कवर करें। पहली चीज, अगर आप स्मोकर हैं तो कोशिश करिए कि स्मोकिंग किसी भी माध्यम से ना करें। कैसे भी स्मोकिंग, चाहे वो पैसिव स्मोकिंग हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टोबैको आपको लंग को डायरेक्टली डैमेज करता है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में ऐसे में काम कर रहे हैं जहाँ के पार्टिकल्स जाकर के सीधे लंग को डैमेज करते हैं, तो जो इंडस्ट्रियल नॉर्म्स है किस तरह से अपने नाक और मुंह को कवर करना है वो बहुत जरूरी है। अगर घर में किसी को इन्फेक्शन है उसको बचा के रखना है, स्पेशली जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं, जो एस्मेटिक पेशेंट हैं, आईएलडी के पेशेंट्स काफी बढ़ रहे हैं, जिनको पहले कोविड हो चुका है, लंग 25% से ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, उनको विशेष तरह से कि हम लोग प्रोटेक्शन करके रखना चाहिए, इन्फेक्शन ना हो। और सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, कैसे हम सांस लें, किस तरह से हम लोग 1 घंटा अपनी बॉडी को दें, व्यायाम करें। दूसरी चीज है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मुंह से सांस लेने लग जाते हैं। मुंह से सांस लेंगे तो वो शैलो ब्रीदिंग होती है, केवल एयर जो हमारे अपर लंग तक ही जाती है। अगर नाक से सांस लेंगे तो डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग होती है और एयर नीचे तक जाती है, और एयर ही है जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन में कंबाइन करती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ लिक्विड रहता है, ब्लड रहता है, उसमें कंबाइन करके बॉडी में जाती है। शॉर्ट एंड शैलो ब्रेथ ना लें। अगर आप एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं तो कोशिश करिए अपनी ब्रेथ को 6 से 8 बार से ज्यादा और ना ज्यादा सांस लें, क्योंकि जितना आप स्लो रेस्पिरेशन लेंगे उतना आपके एयर को, लंग को टाइम मिलेगा कि एयर जा करके पेरिफेरल एयरवेज तक जाए और ब्लड में जा करके आपको ऑक्सीजन डिलीवर कर पाए। तो बहुत जरूरी है नाक से सांस लें,
अपनी सांस को कंट्रोल रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, पौष्टिक आहार का उपयोग करें। हमेशा एक बंद इन्वायरमेंट में रहने से बेहतर है कि ओपन एरिया में जाकर के एक्सरसाइज करें, अपने आप को कंट्रोल रखें, लाइफ स्टाइल मैनेज करें। इस तरह से आप अपने आप को लंग को मजबूत कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। टोबैको एनी काइंड, नो टू टोबैको। कोई आपका फ्रेंड भी अगर टोबैको का सेवन कर रहा है तो कम से कम वहां पे ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस घर में आप कर रहे हैं, कमरे में आप टोबैको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर जमीन में गिरता है, टेबल पे गिरता है, तो वो भी 1 या 2 दिन तक सर्कुलेट होकर के आपके बॉडी में जाता है। ये थर्ड इन स्मोकिंग कहते हैं। ये न्यू टर्मिनोलॉजी है जो कि आजकल हम लोग उपयोग कर रहे हैं। मैं यहाँ पर वीरेंद्र त्रिपाठी जी का रोक करना चाहूंगी। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें हार्ट अटैक से मौत हो रही है, और सेलिब्रिटीज की और बहुत सारे लोगों की, जैसे कि अभी यहाँ पर विकास जी भी जिक्र कर रहे थे, जिम जाते वक्त लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। और सबसे ज्यादा केसेस मुझे लगता है इस बीच मैंने देखा कि जो लोग फिट रहते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग अपना बहुत सारा वक्त योगा करने में देते हैं, ऐसे लोगों का रेशियो ज्यादा बढ़ रहा है मौत के आंकड़ों में। तो इसके पीछे क्या वजह हम मान सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि हम हमेशा बचपन से सुनते आए योगा करो, फिट रखो खुद को, लेकिन इस बार जो लोग बहुत ज्यादा फिट हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उसके बावजूद भी उनकी डेथ हो रही है। तो ऐसा क्यों? वीरेंद्र त्रिपाठी जी, सुन पा रहे हैं आप? वीरेंद्र त्रिपाठी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शायद वीरेंद्र त्रिपाठी जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही, उन्हें वापस हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। गौतम जी, हाँ, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम ये देख रहे हैं कि खाली फिट लोगों के अंदर जो है इस तरह की वारदातें बढ़ गई हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो अनफिट लोगों के अंदर होता है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ये तो होना ही था, तो वो इतनी बड़ी जो है वो चीज दिक्कत से आती नहीं। अब जैसे कि हमने ये देखा कि हमारे प्रिय डायरेक्टर सतीश कौशिक जी की डेथ हुई, तो किसी ने ये नहीं बोला कि अनहेल्दी थे या, मगर ये चीज बड़ी फेमस हुई कि उन्होंने जैसे ही हेल्थ का ख्याल करना शुरू किया, उन्होंने डाइटिंग और एक्सरसाइज स्टार्ट करी, विद इन 1 वीक उनको हार्ट अटैक हो गया। तो ये चीज जो है वो ज्यादा निकल के आती है। तो ऐसा नहीं है कि अनफिट लोगों में ये नहीं है, अनफिट लोगों के अंदर भी जो है वो बढ़ गया है। बट डेफिनेटली हम ये देख रहे हैं कि आज से पहले के मुकाबले आज में जो है फिट लोगों के अंदर ज्यादा हो गया है। तो हमें ये देखना चाहिए कि पहले क्या पैटर्न था और आज क्या पैटर्न है। कुछ चीजें बदली हैं डेफिनेटली, हमारी लाइफस्टाइल बदली है। हमारी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ जो चीजें बदली है, तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो आ गया है, उसकी वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है लोगों में बढ़ गई है। अभी तक हम ये कहते थे कि डॉक्टर्स की सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, मगर आजकल लोगों की भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया है। इसके साथ साथ बिंज ईटिंग है, इसके साथ साथ बिंज वॉचिंग है। अगर जो है वो पहले पिक्चर देखते थे, मगर आज जो है 8-8, 9-9 घंटे के सीरियल्स होते हैं, मल्टीपल एपिसोड्स के, जो कि आपको ओटीपी पे मिल जाते हैं, और आप ओटीपी पे बैठ के देखते हैं तो एक ही रात में आप या 2 रात के अंदर आप बैठ के जो है वो काफी सारे एपिसोड्स देख लेते हैं। तो ये बिंज वॉचिंग हो गई है, आपकी स्लीप पैटर्न रिड्यूस हो गया, आपका एक्सपोजर टू स्क्रीन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इंडोर में मैं और एक बात ऐड करना चाहूंगा कि इंडोर के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी एयर जो है वो ज्यादा पोल्यूटेड रहती है आउटडोर के मुकाबले। आप देखिए, डॉक्टर साहब ने भी जब बात की तो उन्होंने कहा कि ओपन स्पेसेस में रहिए, ओपन एरियाज में रहिए। तो इंडोर जो है, इंडोर की एयर जो है वो ज्यादा पॉल्यूटेड रहती है। लोग सोचते हैं कि हमने दरवाजे खिड़की बंद करके हम अंदर बैठे तो शायद हम ज्यादा सेफ है, क्योंकि अंदर की एयर जो है वो ज्यादा बेटर हो गई है पहले से। बट इट इज नॉट लाइक दैट। तो ये जो चीजें हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल्स हैं जो अब हमारे खाने पीने का तरीका, स्विगी जोमेटो के इजी होम डिलीवरी से इतना फायदा हो गया है कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है बाहर का खाना खाया जा रहा है घरों के अंदर। तो इस तरह से जो है वो लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से हम ये देख रहे हैं कि अब उसका जो है वो हमारे को जो है वो भुगतान करना पड़ रहा है। जी गौतम जी, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, सपोज करिए कोई अभी हाल ही में बहुत सारे, सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई, वो बहुत फिट रहते हैं, डाइटिंग करते थे, उनका एक बहुत प्रॉपर एक स्केड्यूल था जिसे वो फॉलो करते थे। तो एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करना
और अपने आप को फिट रखना, डाइटिंग भी करना। अगर जैसे कि आपने जोमेटो स्विगी का भी जिक्र किया, तो मुझे लगता है वो जोमेटो स्विगी वाले लोग नहीं थे, वो एक प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे थे। तो ऐसे में ऐसे लोगों की भी संख्या मैंने देखी है। तो इन लोगों के पीछे इतनी जल्दी डेथ रेट क्यों बढ़ रहा है? देखिए, मैंने आपको ये मैंने पिछले भी क्वेश्चन में मैंने आपको ये इसका जवाब देने की कोशिश की थी कि जो ऑटोप्सीज करी गई थी, जिन लोगों को जो है वो कोविड या कोविड इन्फेक्शन हुआ था, उनकी जो ऑटोप्सी करी गई थी, ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम उनका किया गया था, उसके अंदर ये देखा था कि जब हार्ट की मसल्स है उसके अंदर जो हीलिंग प्रोसेस हुआ है कोविड के बाद, वो हीलिंग बाय द मीन ऑफ फाइब्रोसिस हुआ है। और जब भी जो है फाइब्रोसिस होता है तो उसके अंदर जो है हमारी इलेक्ट्रिकल इंपल्स हार्ट की जो होती है वो खराब हो जाती है, उसमें अरिथमियाज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अरिथमियाज यानी कि एक तरीके का शॉर्ट सर्किट हार्ट में हो जाता है। और ये जो शॉर्ट सर्किट वाले लोग होते हैं, ये सडनली एकदम से अभी खड़े हैं, अभी ठीक लग रहे हैं, और अचानक से जो है पता चला गिर गए, और ये पता चला कि इनको तो जो रिवाइव करना भी मुश्किल हो गया है किसी के लिए। तो ये जो चीजें हो रही है ये हम देख रहे हैं बिकॉज नंबर ऑफ अरिथमियाज जो है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। दिस इज द स्पेकुलेशन कि इन लोगों में अरिथमियाज ज्यादा होने लगे हैं। ये हार्ट अटैक नहीं है, ये अरिथमियाज हैं जो हमारे को इतने ज्यादा जो है सडन लोगों के अंदर दिख रहे हैं, जिनके अंदर डेथ हो रही है। ठीक है, इस पर हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ एक दर्शक है, प्रेम, चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी मैम, नमस्कार। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, खैर मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हार्ट अटैक जो आता था, पहले कहा जाता था किसी को सदमा लगा और उसको हार्ट अटैक आ गया। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि आज के युग में जितने भी हार्ट अटैक या जो भी बीमारियां हो रही है, वो किसी भी आदमी को प्रश्नचित नहीं है, उनके सबके टेंशन है। किसी को ये आप बोल दें कि ये खा लिया, वो खा लिया है, इससे हो गया, इससे हो गया, इससे नहीं लगता है मेरे को ये लगता है कि सबके एक टेंशन है। अगर वो प्रसन्नचित रहे तो मेरी समझिए उसको बीमारी देरी से आएगी। हो सकता है बीमारी आए लेकिन देरी से आएगी। तो ये कोरोना हो, इन्फ्लुएंजा हो या हार्ट अटैक हो, ये जो आदमी प्रश्नचित रहता है, न तो ये किसी के झमेले झंझट में पड़ता है और प्रश्नचित होता है कि कमी में या बेसी में। अगर प्रश्नचित आदमी रहे तो उसको बीमारी नहीं आती है। योगा जो आप बोलते हैं, उस समय आदमी दुनिया दूर दूर से भूल जाता है और वो योगा में बैठा रहता है, उसको किसी की परवाह नहीं होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि योगा से आदमी सेफ एंड साउंड है। तो यही कहने का मतलब है कि आप अपने मैसेज एक दे सकता हूं मैं कि आदमी प्रसन्नचित रहे, खुश रहे, तो उसको कोई भी बीमारी नहीं ठीक है, आएगी। प्रेम अगर जी, आती है हाँ। तो वो थोड़ी बहुत ही आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अलग अलग संक्रमण जो इन दिनों देखने को मिल रहा है, और लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र त्रिपाठी जी का मैं रुख करना चाहूंगी। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे मिथ देखने को मिल रहे हैं। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, माफ कीजिएगा, एक्चुअली मुझे भी कोल्ड और कफ है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है बात करने में। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, वैक्सीनेशन को लेकर एक बहुत मिथ है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लाइक जैसे कि आपने यहाँ पर क्लियर किया है कि वो पोस्ट या प्री जो ये पोस्ट जो कोविड के लक्षण है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन लोग उसे वैक्सीनेशन से जोड़कर देख रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसे मैं चाहूंगी कि जरा आप क्लियर करें। वीरेंद्र त्रिपाठी जी, अनम्यूट करें प्लीज। यशी जी, शायद सर का सिग्नल नहीं आ रहा है। वीरेंद्र त्रिपाठी जी का शायद कुछ नेट इशू है। प्लीज मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें फिक्स करने की कोशिश करें। विकास जी, इसका जवाब मैं आपसे ले लेती हूँ, इसके बाद गौतम जी मैं इसका जवाब आपसे भी ले लूंगी। जी देखिए, ये वैक्सीनेशन को कारण देना ये बिल्कुल अभी तक मिथ्या ही माना जाएगा, क्योंकि देखिए वैक्सीन जब भी बनती है, ऐसा नहीं कि वैक्सीन एब्रप्ट बनी और आके वो सीधे पॉपुलेशन में लगना शुरू हो गई। एक पूरा एक क्लिनिकल प्रोसीजर होता है, ट्रायल्स होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। ह्यूमन ट्रायल में आने के बाद जब देखते हैं कि उसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है, तब उसका इमरजेंसी ऑथराइजेशन होता है, और जब इमरजेंसी में भी देखते हैं कि सब कुछ सही है तो नॉर्मली उसको लाइसेंस मिल जाता है। भारत की जहां तक हम बात करें, हमारा भारत ऑलरेडी प्रूवन है कि जितनी भी संक्रामक बीमारियां हैं पूरे विश्व में लगभग 60% वैक्सीन इंडिया ही सप्लाई करता है दूसरे
कंट्रीज को, चाहे वो डेवलप कंट्रीज ही क्यों ना हो। तो अभी तक जितना भी लिटरेचर है या जितना भी शोध हुआ है, खास करके अगर आप कोविड वैक्सीन की बात करें, तो इसमें जो साइड इफेक्ट का रिस्क है दैट इज ओनली 0.0005%, जो कि ना के बराबर है, जो अन्य बीमारियों में भी वैक्सीन को लेके हो सकता है। तो इस तरह की मिथ्या में बिल्कुल ना है, वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वैक्सीन उल्टा आपको प्रोटेक्शन देती है। अभी ये प्रूफ हो चुका है कि हमारी भारत की वैक्सीन जो थी, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे वो कोविशील्ड हो, वो फाइजर और मोडर्ना, जिसको दुनिया बोल रही थी कि सबसे अच्छी वैक्सीन है, उनसे भी अच्छी एफिकेसी पाई गई इनकी। और अभी हमारे भारत ने इंट्रानेजल वैक्सीन भी, ये कोविशील्ड वालों ने ही, सीरम ने आपकी एक नई वैक्सीन इंट्रानेजल भी बना ली है। तो वैक्सीन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शन, उससे प्रोटेक्शन मिलता है, उससे साइड इफेक्ट नाम मात्र होते हैं। जो मेजर साइड इफेक्ट आते हैं वो अर्ली आएंगे, आधे घंटे के अंदर आएंगे। इसीलिए सरकार की भी गाइडलाइन थी कि जब भी आप वैक्सीनेशन कराएं तो मिनिमम आधा घंटा उस हेल्थ सेंटर पे रुकें, जिससे कि अगर कुछ पॉपुलेशन 0.005% में अगर कोई मेजर रिएक्शन होता है तो उसको वहां के डॉक्टर्स टेक ओवर कर लें। ठीक है, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं गिरीश शुक्ला जी। हाँ गौतम जी, इसके बाद आपके पास आती हूँ मैं। गिरीश शुक्ला जी एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दर्शक हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कानपुर में 110 वार्ड हैं, तो 110 सेंटर सरकार बना दे जिसमें एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट और एक मेडिसिन का डॉक्टर, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनता से मिल सके और जनता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनसे अपना पूछ सके, और पूछने के बाद आगे बढ़ सके कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो जनता इधर उधर नहीं भटकेगी गलत आदमियों के साथ में। दूसरी बात यह है कि हमारा ये एक्सपीरियंस है कि अगर घर से बाहर निकलें तो मौन व्रत धारण करें, टोटल मौन व्रत धारण करें, मुंह खोले नहीं, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना किसी बात के लिए, और अपना काम करके अपने घर आवें, इसके बाद ही मुंह खोलें। जो ज्यादा बाहर मुंह खोलते हैं उन्हीं को बीमारी ज्यादा पकड़ती है। मुंह के जरिए जो इन्फेक्शन शरीर के अंदर जाता है वो उसको कोई भी सिस्टम फिल्टर करने के लिए है नहीं। नाक से जो इन्फेक्शन जाता है उसको फिल्टर करने के लिए सिस्टम है, लेकिन मुंह से जाने वाली गंदगी को फिल्टर करने का कोई शरीर में सिस्टम नहीं है। इसलिए मुंह को बंद रखें। आजकल मुंह ज्यादा लोगों का चलने लगा है और दिन भर बकवास, इसके जय उसकी जय, और वो ले आते हैं अंदर से रोग और घर में फैलाते हैं, बाहर फैलाते हैं, समाज को गंदा करते हैं। ठीक है तो मुंह को बंद रखने की जरूरत है। आपका कॉल करने के लिए। और गौतम जी, मैं आपको ये बताता कि वैक्सीनेशन के बारे में ये जो है वो डेफिनेटली भ्रम है लोगों के अंदर कि वैक्सीनेशन के बाद जो है ये देखा गया है कि उन लोगों को अटैक ज्यादा आ गया। मगर मैं ये बताता हूँ कि अगर वो ये देखेंगे कि 10-15 दिन पहले से जिन लोगों को ये अटैक आया है कि उन्होंने सफेद या काले रंग का कोई कपड़ा पहना होगा, तो इसमें भी आपको 100% मिल जाएगा कि 15 दिन के भीतर सफेद या काले रंग का कपड़ा पहना होगा। अगर मैं ये बोल दूं कि ये चेक कर लीजिए कि 10-15 दिन के अंदर उन्होंने घर के बाहर का खाना खाया होगा, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा कि घर के बाहर का खाना खाया होगा 10-15 दिन के अंदर। तो ये तो एक भ्रम फैलाने वाली बात है। जो साइंटिफिकली हम ये लेके चलते हैं कि जो वैक्सीनेशन हुई है उसके बाद की स्टडीज हुई है, उसके बाद का असर कितना लंबा होता है, और हम ये देख के चल रहे हैं कि उसके बाद हमने ये देखा कि बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि वैक्सीन के बाद किसी को जो है कोई वैक्सीन का साइड इफेक्ट और इतना खतरनाक साइड इफेक्ट हो जाए। और बेस्ट चीज ये मेडिकल साइंस में कि हम मान के चलते कि हाँ ऐसी संभावना है, मगर हमने किसी एक केस के अंदर भी आज तक ऐसा नहीं सुना कि जिसमें हमने ये घोषित कर पाए ठोस के वैक्सीन की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये स्पेकुलेशंस है, और इन स्पेकुलेशंस का तो कोई जो है वो जवाब ही नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह से स्पेकुलेशंस उठाई जा सकती हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं होता। पेन त्रिपाठी जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस वक्त, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी वीरेंद्र त्रिपाठी जी, देखिए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। हम बच्चों की बात कर चुके हैं, बुजुर्ग की बात कर चुके हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है वो खुद को कैसे बचा कर रखें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो है ना, क्योंकि जिस वजह से इस वक्त कोविड जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें, तमाम वायरल भी ना हो और कोविड भी ना हो? जी बिल्कुल। एक तो मैं उसमें थोड़ा ऐड कर दूं, जो अभी बात है वैक्सीनेशन की, तो संयोग बस कानपुर में जो ट्रायल हुआ कोवैक्सीन का, छोटे बच्चों में 2 साल का सबसे छोटा मेरा बच्चा था, पेशेंट, जिसमें हमने ट्रायल किया वॉलंटियर में, और मैं आपको बता दूं इसमें कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं आया, थोड़ा बुखार के अलावा। तो कोवैक्सीन जिसका भारत बायोटेक की हमने ट्रायल किया कानपुर में, जो अपने देश में 6 सेंटर थे, एक सेंटर हमारे कानपुर में था, मैं उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था। तो जनता ये मन से निकाल दे कि वैक्सीन से हार्ट अटैक हो गया, फलाना हो गया, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, जैसा अभी उन्होंने कहा।
दूसरी चीज, गर्भवती महिलाएं, ये हाई रिस्क है। गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क हैं पूरे रिस्क पीरियड में। शुरुआती दौर में तो ज्यादा होता है, लेकिन बाद में भी है। ऐसी महिलाओं को खास तौर से बाहर घूमने जाना, भीड़ भाड़ अवॉइड करें, मास्क का प्रयोग करें, और वैक्सीनेशन जिनको नहीं हुआ है वो वैक्सीनेशन ले लें। अपना खान पान ठीक रखें, और उनको कोई लक्षण अगर होता है तो आइसोलेट करके मास्क पहने और तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करके दवा खाएं। वो कोई दवा प्रेगनेंसी में सुरक्षित नहीं है, बिना डॉक्टर से पूछे दवा ना लें। ये भी बहुत हाई रिस्क ग्रुप है मैडम, इनको भी बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें जच्चा बच्चा के साथ साथ जो गर्भावस्था शिशु है, जो गर्भ में शिशु है, उसको भी नुकसान हो सकता है, मेलफॉर्मेशन हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, उसके अंग भंग हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में कोविड का इन्फेक्शन सीरियस हो सकता है और कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। इनको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और अपने डॉक्टर के अनुसार जब भी कभी बुखार, गले में खांसी या लक्षण हो, अपने डॉक्टर की राय से अपना इलाज करना चाहिए। खुद डॉक्टर कभी नहीं बनना चाहिए। मेडिकल स्टोर से कोई दवा नहीं, खान पान सही रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, और लक्षण होने पे अपने फैमिली डॉक्टर से राय लेके इलाज कराएं। जी बिल्कुल। जिस तरीके से यहाँ पर हमने बहुत सारी बातों को लेकर बातचीत की है, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ गौतम जी, आपसे पूछ लेती हूँ। फ्लू का भी अभी हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर फ्लू भी शुरू हो गया है। फ्लू के सिम्टम्स भी लोगों में आने लगे, और मैं देखती हूँ कि हर साल ये फ्लू, बर्ड फ्लू और न जाने कौन कौन से फ्लू तो आ जाते हैं, और ये भी लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इनसे भी बचाव के लिए अभी से प्रिकॉशंस बता दीजिए ताकि लोग बच के रहें। हाँ जी, देखिए जो ये फ्लूज हैं, ये भी हम देखते हैं कि फ्लूज जो है ये एरोसोल से, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से जो है वो अधिकतर फैलते हैं। कुछ फ्लूज के लिए हम ये डेफिनेटली कहते हैं कि इनका जो है, जैसे कि जीनोम है, ये एनिमल सोर्सेस के अंदर होता है, और उसी से जो है वो हमने इनको स्वाइन फ्लू या इनको हमने बर्ड फ्लू, इस तरह के हमने जो इनको नाम दे दिए हैं। मगर अल्टीमेटली बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसमें एजुकेशन एक तो जनता की बहुत होनी जो है वो ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आप जब एजुकेटेड हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आप, सबसे सुंदर चीज इसके अंदर ये है कि अगर आप इसके लिए एजुकेटेड हैं तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर आप बीमार होंगे तो आपसे कोई दूसरा व्यक्ति बीमार नहीं होगा। तो आप शायद अपने आप को नहीं बचा सकते, मगर ये जो चीज है ये एक कोऑपरेटिव चीज है। आप, अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको बीमारी हो जाए तो आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, आप अपना मास्क पहनिए, आप अपने जो है हैंड्स को सैनिटाइज करिए, और आप अवॉइड करिए कि आप भीड़ भड़के के इलाके में जाएंगे, तो आप इंश्योर करेंगे कि आपकी वजह से कोई बीमार नहीं हो रहा। तो आपकी गिल्टी जो है वो दिमाग में कोई गिल्ट नहीं रह जाएगा कि भाई मेरे से कोई बीमार हुआ। अगर आप जो है वो अपने आप को प्रिवेंटिवली बचाना चाहते हैं तो अपनी इम्यूनिटी अच्छा रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो है वो नियम से, कायदे कानून से जो है वो नींद का पूरा होना, सुबह अपना उठना, व्यायाम करना, अच्छी अपनी डाइट लेना, हेल्दी फ्रूट्स का इंटेक करना, बॉडी के अंदर जो है फ्लूइड की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखना, और साथ साथ जो है वो आप ये मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और अगर आपको पता है कि कोई बीमार है तो आप उनसे जो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, उनको भी एडवाइस करिए कि मास्क पहनिए, आप भी मास्क पहनिए, जिससे कि आप भी बचे रहे और लोग भी बचे रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आज आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो दर्शकों के बहुत काम आएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं संक्रमण को लेकर, जिस तरीके से इन्फ्लुएंजा हो या फिर कोरोना या फिर जिस तरीके से वायरल फीवर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।